तुम्हें कोई रास्ता सोचना होगा। जू कियान ने चिल्लाया। उसने आदत से मजबूर होकर अपने शरीर को भी मोड़ लिया। वांग युनजोंग ने मेनू नीचे रख दिया और हल्की सी आह के साथ निर्दयी जू कियान को देखा। चिंतित मत होइए, क्या साउथ सिटी ध्वस्त नहीं होने वाली है? मुझे लगता है कि समय आने पर मेरे माता पिता मेरे स्थान पर चले जाएंगे। उस स्थिति में आपको भविष्य में मिलने के अधिक अवसर मिलेंगे और आपके पास अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाने के लिए और अधिक अवसर होंगे। जब जू कियान ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। तुम्हारा मतलब है कि अगर हम भविष्य में शादी करेंगे तो हमें तुम्हारे माता पिता के साथ रहना होगा? जैसे ही वह बोली, उसने भौहें से कोड़ लीं। ये स्पष्ट था कि जू कियान बूढ़े जोड़े के साथ नहीं रहना चाहता था। ये केवल अस्थायी है। वांग युनजोंग ने तुरंत उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। जब जू कियान ने ये सुना तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने वांग युनजोंग को अचानक मुस्कुराते हुए देखा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा हमारे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है ना? क्या? जू कियान हैरान था। वांग युनजोंग ने अस्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप गर्भवती हैं, दोनों बुजुर्ग आपको स्वीकार करेंगे। जू कियान अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सकी और उत्सुकता से बोली, युनजोंग, तुमने मुझे इतनी जल्दी गर्भवती नहीं करने का वादा किया था। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था। वांग युनजोंग ने तुरंत समझाया, मेरा मतलब है, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, चाहे कुछ भी हो, हमारे पास अभी भी एक आखिरी कदम है। इसके अलावा मेरे माता पिता दूसरे पोते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कदम काम करेगा। ये सुनकर कि वांग युनजोंग नहीं चाहता था कि वह तुरंत गर्भवती हो, जू कियान ने राहत की सांस ली। ऐसा नहीं है कि वह वांग युनजोंग के लिए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह इतनी जल्दी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। ऐसा कहा जाता था कि एक महिला के जन्म देने के बाद उसकी पूरी स्थिति बदल जाती है, चाहे वह उसकी त्वचा हो या उसका पूरा स्वभाव। समय आने पर उसे दोनों बच्चों और पति का ख्याल रखना होगा। वह केवल 25 वर्ष की थी और बच्चों के बारे में इतनी जल्दी चिंता नहीं करना चाहती थी। वह अभी भी अगले 2 साल तक खेलना चाहती थी। दूसरी ओर जियान ए और चेन लेई ने पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया था। चेन लेई बिल का भुगतान करना चाहते थे, लेकिन जियान ए ने इनकार कर दिया। अप्रत्याशित रूप से वेटर आगे बढ़ा और उन्हें बताया कि किसी ने पहले ही उनके बिल का भुगतान कर दिया है। जियान ए को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह वांग युनजोंग था। आपके अंकल, चेन लेई ने भी अनुमान लगाया। जियान ए ने सिर हिलाया। क्या तुमने वह देखा? पिछली बार जब हम मिले थे, तब भी हम लड़ रहे थे। चेन लेई अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वे दोनों रेस्तरां से बाहर चले गए। जियान ए ने उसे नॉर्थ सिटी वापस भेजने के चेन लेई के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उसने सड़क के किनारे चेन लेई को अलविदा कहा और उसे अपनी मर्सिडीज बेंज में जाते हुए देखा। रात में जियान ए ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और मानसिक खेती की उन तकनीकों का अभ्यास किया जिनकी उसे हर दिन जरूरत थी। अतीत में, क्योंकि उसके शरीर की नींव बहुत कमजोर थी, उसकी साधना प्रगति लगभग धीमी थी और ठहराव की हद तक थी। मार्शल आर्ट स्कूल में आधे महीने से भी कम प्रशिक्षण के बाद, हालांकि इतने कम समय में जियान ए की शारीरिक नींव में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पहले से काफी बेहतर थी, जिससे उसके लिए ध्यान केंद्रित करना आसान हो गया।
मानसिक साधना तकनीकों को विकसित करते समय ये भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था। बिस्तर के सामने मेज पर पानी से भरा एक गिलास रखा था। जियान ने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई और उसने अपने दिमाग में याद की गई मानसिक साधना तकनीकों के अनुसार सांस ली और सांस ली। उसके शरीर में वास्तविक ऊर्जा उमड़ पड़ी और यह उसके अंगों में गर्म धारा की तरह बह रही थी। हवा का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। जियान ने कप में छोड़ी गई वास्तविक ऊर्जा को संक्षेप में प्रस्तुत किया। कुछ देर बाद कप में पानी में उतार चढ़ाव हुआ। जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनमें तारों की हल्की रोशनी थी और उसकी नाक पर पसीने की एक पतली परत थी। फिर उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मेज पर रखे कप में पानी उसके साथ ऊपर उठ गया। ये हवा में उछला और एक लंबा और पतला जल स्तंभ बन गया। ये जियान द्वारा पहले समझे गए बुनियादी नियंत्रण से भिन्न था, क्योंकि वह केवल ठोस पदार्थों को नियंत्रित कर सकती थी लेकिन तरल पदार्थों को नहीं। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि तरल पदार्थों को नियंत्रित करने में ठोस वस्तुओं को नियंत्रित करने की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक ऊर्जा खर्च होती है। तब तक उसे लगा कि वह सिर्फ एक गिलास पानी को नियंत्रित करके अपनी सीमा तक पहुंच गई है। जिस बात ने जियान को शर्मिंदा किया वह ये थी कि वह नहीं जानती थी कि पानी को गिलास में वापस कैसे लाया जाए। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद उसके शरीर की वास्तविक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। जियान ने आराम किया और हवा में तैरता पानी का खंभा गिर गया और मेज को गीला कर दिया। उसने चुपके से सिर हिला दिया। हालांकि पहले की तुलना में स्पष्ट प्रगति हुई थी, फिर भी यह जियान के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि सीयू ने एक बार उससे कहा था कि उसे अपनी खेती तकनीकों में परिणामों के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। भले ही वह चिंतित थी, ये बेकार था। उसे इसे धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ाना था। 3 दिन बाद साउथ सिटी विध्वंस योजना को एजेंडे में रखा गया। सिटी प्लानिंग ब्यूरो के कई कर्मचारी और डेवलपर्स के पेशेवर सुबह सुबह साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए और विध्वंस से पहले क्षेत्र को मापा। जियान ग्रुप बैयून सिटी के रियल एस्टेट उद्योग का नेता साउथ सिटी विध्वंस परियोजना का प्रभारी था। इसलिए न केवल सिटी प्लानिंग ब्यूरो के नेता आज साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में आए, बल्कि जियान ग्रुप के कई वरिष्ठ प्रबंधन भी साथ गए। जियान ने उस दिन मार्शल आर्ट स्कूल से छुट्टी के लिए आवेदन किया था और सुबह जल्दी घर चला गया था। वांग परिवार के साथ विध्वंस मुद्दे को सुलझाने के एक दिन बाद ही वांग युनमेई वापस चले गए थे। जैसे ही वह साउथ सिटी में दाखिल हुईं, हर जगह डिमोलिशन शब्द नजर आने लगा। जियान ने अपने घर में प्रवेश करते हुए देखा। लिविंग रूम में वांग यूजी का परिवार और अंकल वू भी मौजूद थे। वे हाल ही में साउथ सिटी से बाहर चले गए थे, लेकिन वे विशेष रूप से वापस चले गए क्योंकि सिटी प्लानिंग ब्यूरो माप करने जा रहा था आज भूमि। जियान ने सभी का विनम्रता से स्वागत किया और सोफे पर बैठ गए। कुछ वयस्क विध्वंस के बारे में बात कर रहे थे जब वांग यूंजी ने पूछा, वहाँ बहुत सारे आंगन हैं, क्या उन्हें मापने का काम पूरा करने में कुछ समय लगेगा? साउथ सिटी बहुत बड़ा था। हालांकि विध्वंस और पुनर्निर्माण योजना का लक्ष्य क्षेत्र पूरा साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन इसे एक बार में ध्वस्त करना असंभव था। विध्वंस रेंज में शामिल किया जाने वाला पहला बैच केवल शहर के किनारे के क्षेत्र में था। संयोगवश उनमें सभी परिवार शामिल थे। हालांकि वे रियल एस्टेट के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए वे वांग यूंजी के सवाल का जवाब नहीं दे सके। जियान ने समझाया, यदि दूसरे पक्ष के पास अधिक लोग हैं, तो वे क्षेत्र को जल्दी से माप सकते हैं, विशेष रूप से साउथ सिटी में।
जहां हर परिवार के आंगन वर्ग दर वर्ग जुड़े हुए हैं, वहां कोई आवासीय भवन नहीं है। इसलिए जब तक हम आंगनों की लंबाई और चौड़ाई मापते हैं, हम भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए उन्हें सीधे गुणा कर सकते हैं। कई लोगों ने सोचा कि विध्वंस बहुत जटिल था, लेकिन ऐसा नहीं था। जटिल मामले अधिकतर वे घर थे जो दूर जाने को तैयार नहीं थे। इस समय सिटी प्लानिंग ब्यूरो के सर्वेक्षक का सामना एक घर के मालिक से हो रहा था जिसने विध्वंस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। साफ सुथरे आंगन में हल्की हल्की हलचल मची हुई थी। कई पड़ोसी यार्ड के आसपास मौजूद थे और हंगामा देख रहे थे। मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे घर की बाड़ को छूने की हिम्मत की, तो तुम्हें उसे मेरे शरीर के ऊपर से कुचल देना होगा। शोर मचाने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग 60 या 70 के आसपास का लग रहा था। हालांकि साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट बड़ा था, यहाँ के अधिकांश लोग कुछ पीढ़ियों से रह रहे थे। आसपास के मालिक भी एक दूसरे को जानते थे। दादाजी लियू, यह विध्वंस आपके और हमारे बैयून शहर के लिए एक अच्छी बात है। न केवल आपको विध्वंस शुल्क मिलेगा जो आपके घर की वास्तविक कीमत से कहीं अधिक है, बल्कि जब भविष्य में साउथ सिटी का पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो आपको एक पुनर्वास घर भी मिलेगा। ये कितना अच्छा है। सिटी प्लानिंग ब्यूरो के कर्मचारियों ने दादाजी लियू को समझाने की पूरी कोशिश की। विध्वंस एक ऐसी चीज थी जो अंततः घटित होगी। जो परिवार स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं थे, उन्हें आगे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से एक उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जिसमें वे दशकों से रह रहे थे, और दूसरे को अपना समय बर्बाद करना था और डेवलपर को उन्हें अधिक विध्वंस शुल्क देने के लिए मजबूर करना था। दादाजी लियू उस प्रकार के थे जो दूर जाना नहीं चाहते थे। वह सबसे कठिन प्रकार का भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टाफ ने क्या कहा। उन्होंने केवल इतना ही कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर किसी ने मेरा घर गिराने की हिम्मत की, तो मैं उससे लड़ूंगा। और भी लोग देख रहे थे। भीड़ में जियान यू और याओ जियाची भी देख रहे थे। जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध में थे, सिटी प्लानिंग ब्यूरो के नेता और जियान समूह के प्रभारी व्यक्ति जियान चांगशेंग आए। क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर का उपनाम ली था, और वह एक आधिकारिक स्टाफ सदस्य था सिटी प्लानिंग ब्यूरो। जब स्टाफ ने ये देखा, तो वह फूट फूट कर मुस्कुराने और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उन्होंने शिकायत नहीं की और असहाय होकर कहा, डिवीजन चीफ ली, ये चाचा हमें जमीन मापने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वह अपना घर विध्वंस के लिए नहीं देंगे। जब डिवीजन चीफ ली ने ये सुना, तो वह दादाजी लियू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उसने दादाजी लियू को उस पर व्यंग्य करते देखा। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसे, जो स्पष्ट रूप से एक नेता था, गंभीरता से नहीं लिया। इस समय जियान चांगशेंग ने कहा, इस तरह की स्थिति अपरिहार्य है। पहले अगले दरवाजे पर जाएं। अपनी प्रगति में देरी न करें। हमारे लोगों को यहाँ बूढ़े व्यक्ति से बात करने दें। कर्मचारी केवल सिर हिला सकते थे और अपने औजारों के साथ निकल सकते थे। भीड़ में जियान यू ने जियान चांगशेंग को सामने आते ही पहचान लिया। उसने सहज ही भौहें सिकोड़ लीं। वह यहाँ क्यों है? जियान यू बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार इस घटना को अभी कुछ ही समय हुआ था। जियान चांगशेंग के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं थी। जब याओ जियाची ने जियान यू की आवाज सुनी, तो वह उसे अजीब नजरों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने यार्ड की ओर जियान यू की निगाहों का पीछा किया।
वह नहीं जानता था कि उसका भाई किसे देख रहा है। भाई, क्या आप अंदर के लोगों को जानते हैं? याओ जियाची ने उत्सुकता से पूछा। जियान यू वापस होश में आया और अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने उसे केवल एक बार मुक्का मारा। इस समय जियान चांगशिंग को उस पर विशेष रूप से निर्दयी नजर महसूस हुई। वह मुड़ा और आंगन के बाहर भीड़ की ओर देखा। उन्होंने एक नज़र में जियान यू को पहचान लिया। हालांकि वे केवल एक बार मिले थे। जियान चांगशिंग को पहले से ही जियान यू की उपस्थिति याद थी। स्तब्ध जियान चांगशिंग को अचानक एहसास हुआ कि मीजी साउथ सिटी से थी और वहीं रहती थी। जियान यू जियान चांगशिंग की नज़रों से बच नहीं सका। उसने दूर देखा और भीड़ से बाहर निकलने के लिए जियाची का हाथ खींच लिया। जियान यू ने याओ जियाची को दूर खींच लिया और अचंभे में पड़ गया। वह होश में आया और बोला, भाई, तुम अब और नहीं देख रहे हो? जियान चांगशिंग ने सहज रूप से उनका पीछा किया। यार्ड छोड़ने के बाद जियान चांगशिंग ने अपने महंगे सूट को नजरअंदाज कर दिया और भीड़ से बाहर निकल गए। हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो जियान यू पहले ही बहुत दूर चल चुका था। जियान चांगशिंग मौके पर खड़े रहे और अपना मुंह खोला। उसके दिल में तीव्र इच्छा ने उसे जियान यू का नाम कुछ बार बुलाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अंत में उसके दिमाग में तर्कसंगतता के आखिरी निशान ने उसे उस आवाज को निगलने पर मजबूर कर दिया जो उसके गले तक चढ़ गई थी। अगर उसने अब जबरन जियान यू को अपनी पहचान बताई तो इसके अथाह परिणाम होंगे। चाहे जियान यू को अपने पिता के अस्तित्व के बारे में पता था, उसे कम से कम मीजी की इच्छाओं का सम्मान करना था। वह मीजी को अब उससे नफरत नहीं करने दे सकता, चूंकि वह इस अवधि के दौरान अक्सर साउथ सिटी में रहने वाला था। इसलिए वह मीजी को फिर से देख सकता था। वह हार नहीं मानेगा और मीजी से लड़ना जारी रखेगा। इस विचार को मन में रखते हुए जियान चांगशिंग अपनी आंखों में अकेलेपन को छिपाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने बिना पलक झपकाए जियान यू की गायब होती पीठ को देखा। जियान यू को नहीं पता था जियान चांगशिंग कौन थे। वह केवल इतना जानता था कि जियान चांगशिंग ने कुछ समय पहले ही उसकी मां को परेशान किया था। अब ये शख्स अचानक साउथ सिटी में सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह विध्वंस परियोजना में शामिल था। जियान यू चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब वह घर पहुंचा तो वह वांग युनमेई को ढूंढने के लिए सीधे रसोई में गया। वांग युनमेई तरबूज काट रहे थे। जियान यू की उदास अभिव्यक्ति देखकर वह जो कर रही थी उसे रोक नहीं सकी। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ जियो यू? माँ, मैंने कुछ समय पहले उस आदमी को देखा था जिसने आपको परेशान किया था। चूंकि रसोई लिविंग रूम के बहुत करीब थी, जियान यू ने अपनी आवाज कम करने की पूरी कोशिश की। वांग युनमेई ने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और स्तब्ध रह गए। कौन? वह व्यक्ति जिसे मैंने उस दिन सेंचुरी मैंशन के बाहर मुक्का मारा था, जियान यू ने कहा। वांग युनमेई के दिमाग को झटका लगा और उसने अपने हाथ से रसोई का चाकू लगभग गिरा दिया। उसकी हृदय गति भी तेज हो गई। उसने आपसे बात की? वांग युनमेई ने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वह कांप न जाए। हालांकि वह बहुत घबराई हुई थी। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जियान यू को जियान चांगशिंग की पहचान पता चलने के बाद क्या होगा। सौभाग्य से जियान यू ने अपना सिर हिला दिया। मैं उसे देखकर मुड़ा और चला गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे देख लिया है। जब वांग युनमेई ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन राहत की सांस ली। अपनी मां की नाटकीय प्रतिक्रिया देखकर जियान यू भौंचक्का रह गया। मां, आप घबराई हुई लग रही हैं।
वह व्यक्ति कौन है? क्या उसने आपको जानबूझकर परेशान किया है? वांग युनमेई सुंदर थी, उसका फिगर अच्छा था और वह अकेली थी। याओची एक जटिल नाइट क्लब था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के लोगों से मिलती थी। ऐसा नहीं था कि पहले कभी कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने उसकी मां का पीछा किया हो, इसलिए जियान यू ज्यादा नहीं सोच रहा था। वांग युनमेई का दिल उलझन में था। वह जियान यू से कहने के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं सोच सकी। उसने बस इतना कहा, नहीं, चिंता मत करो, वह सिर्फ एक दोस्त है जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा है। जियान यू को उस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि अपनी मां की संघर्षपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर वह आगे पूछने का साहस नहीं कर सका। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मां, अगर उसने फिर से आपके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटे की बातें सुनकर वांग युनमेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी थी। चिंता मत करो, ये ठीक है। जियान यू के रसोई से चले जाने के बाद वांग युनमेई तरबूज काटना जारी रखने के लिए घूमी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ, जो रसोई के चाकू को पकड़े हुए था, घबराहट के कारण अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। बहन, वांग युजी की आवाज अचानक उसके पीछे से आई। वांग युनमेई तुरंत चौंक गए। एक धमाके के साथ उसके हाथ में मौजूद रसोई का चाकू संगमरमर की मेज पर गिर गया। ये देखकर वांग युजी तेजी से आगे बढ़े। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? वांग युनमेई ने घबराहट में रसोई का चाकू उठाया, लेकिन उसकी निगाहें थोड़ी सी बच रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया और शांत होने का नाटक किया। मैं ठीक हूँ। मैंने देखा कि जियोयू बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्या कुछ हुआ? वांग युजी थोड़ा चिंतित थे। उसे लगा कि उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। अतीत में उसकी बड़ी बहन असाधारण रूप से आशावादी थी, और उसे इस तरह देखना दुर्लभ था। वांग युनमेई ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपनी बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसने सोचा कि जियान चांगशिंग साउथ सिटी में कैसे है और उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो वह चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर उसने उन्हें देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसने जियान यू और जियान ए को देखा? वांग युनमेई वास्तव में एक मजबूत महिला थीं। अन्यथा वह इतने वर्षों में अकेले दोनों बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती। हालांकि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अजेय नहीं था। 2 बच्चे इस दुनिया में उसकी एकमात्र कमजोरी कहे जा सकते हैं। इतने सालों में उसने कभी भी अब की तरह नियंत्रण नहीं खोया था। वह उस घबराहट को दबा नहीं सकी जो उसे महसूस हुई। वांग युनमेई ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आवाज कांप उठी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, मानो गर्म आंसुओं ने उसकी आंखों को जला दिया हो। वांग युजी हैरान थी, और उसका दिल बिना किसी कारण के जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से चिंतित स्वर में पूछा, दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? उस समय वांग युनमेई जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकती थी, वह उसकी बहन थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, दम घुटने से उसकी आवाज कर्कश हो गई। जियान चांगशिंग दिखाई दिया। ये नाम सुनकर वांग युजी किसी कारण से स्तब्ध रह गए। 2 सेकंड बाद उसने कहा, जियान। अचानक अपने डेसिबल स्तर का एहसास होने पर वांग युजी ने तुरंत अपने स्वर यंत्र को दबा दिया। हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं पहले से ही एक साथ मुड़ी हुई थीं। जियान चांगशिंग, वांग युनमेई ने सिर हिलाया। मैंने उसे 2 बार देखा है, एक याओची में और दूसरा तब जब वह मेरे नए पड़ोस के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। इतने सालों के बाद
जियान चांगशेंग नाम उनकी यादों से बहुत पहले ही मिट चुका था। वांग यूनझी उसके बारे में लगभग भूल ही गए थे। वांग परिवार को वांग यूनमेई और जियान चांगशेंग के बारे में नहीं पता था। उन्हें उसकी अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। बच्चों के जैविक पिता के बारे में पूछना तो दूर की बात थी। वांग यूनमेई भी अपने परिवार के व्यक्तित्व को जानती थीं। अगर उन्हें पता होता कि 2 बच्चों का पिता जियान समूह का सबसे बड़ा बेटा है, तो वे शायद हंगामा खड़ा कर देते। इसलिए उसने इसका उल्लेख करने की पहल नहीं की। उस समय वांग यूझी भी अतुलनीय रूप से सदमे में थे। उसने पूछने से पहले काफी देर तक वांग यूनमेई की ओर देखा। क्या उसने तुमसे क्या कहा? वह क्या चाहता है? इस बदमाश ने उस समय अपनी बहन और जियो यू को इतनी बेरहमी से छोड़ दिया था। उसकी बहन तब जियो ऐसे गर्भवती थी। उसके पास अभी भी वापस आने का साहस बाकी था। क्या वह चाहता था कि उसकी बहन उसे माफ कर दे और उसके साथ वापस आ जाए? मन में इस विचार के साथ वांग यूनझी चिंतित भाव से वांग यूनमेई से कहने से खुद को नहीं रोक सकी। बहन, क्या उसने आपसे उसे माफ करने के लिए कहा था? मूर्ख मत बनो। ऐसे लोगों को जहां तक संभव हो खो जाना चाहिए। वांग यूनमेई ने अपना सिर हिलाया और कमजोर रूप से कहा, वह मुझे ढूंढने के लिए वापस नहीं आया। वह जैसे ही वह बोली, वांग यूनमेई का स्वर ठिठक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वह दोनों बच्चों को देखना चाहता है। सपने देखते रहो। वांग यूझी ने गुस्से में थूक दिया। उसने जन्म नहीं दिया बच्चे, न ही उसने उनका पालन पोषण किया। उनका उससे क्या लेना देना? विनम्र वांग यूझी को क्रोधित देखना दुर्लभ था। जियान चांगशेंग ने अपनी निचली रेखा पार कर ली थी। जब उसने उन कठिनाइयों के बारे में सोचा जो उसकी बहन ने वर्षों से झेली थी और कैसे कुछ लोग जो सच्चाई नहीं जानते थे, उसकी पीठ पीछे उसकी ओर इशारा कर रहे थे, तो वांग यूझी को इस हृदयहीन व्यक्ति से नफरत हो गई। उसके पास अभी भी वापस आकर बच्चों को स्वीकार करने का साहस बाकी था। जो व्यक्ति निर्लज था वह अजेय था। वह अभी साउथ सिटी में है। जियो यू ने उसे अभी देखा। वांग यूनमेई ने उत्सुकता से कहा। इस समय उसका दिमाग खराब हो गया था और वह शांति से सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह केवल वांग यूझी से समाधान सोचने में मदद करने के लिए कह सकती थी। वह साउथ सिटी में है? जैसे ही वह बोली, वांग यूझी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। फिर उसने कटोरे की रैक पर रखा बेलन उठाया और बाहर निकलने के लिए मुड़ी। वह अब भी साउथ सिटी आने की हिम्मत करता है? चलो देखते हैं कि क्या मैं उसके सिर के ऊपरी हिस्से को खोलकर नहीं देखता कि कितने कीड़ों ने उसके दिमाग को खा लिया है। उसकी साउथ सिटी में आने की हिम्मत कैसे हुई? वांग यूनमेई को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उससे भी अधिक आवेगी होगी। वह तुरंत आगे बढ़ी और वांग यूझी का हाथ खींच लिया। तमाशा मत बनाओ, बच्चे अभी भी यहीं हैं। अगर वांग यूझी 2 बच्चों के सामने विस्फोट कर देती, तो वह कुछ भी संभाल नहीं पाती। इन सभी वर्षों में दोनों बच्चों ने कभी भी अपने जैविक पिता के बारे में नहीं पूछा। अगर उन्हें पता होता कि अब उनके पिता कौन हैं, तो यह निस्संदेह दोनों बच्चों के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। वे अब शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन जी रहे थे। वांग यूनमेई नहीं चाहते थे कि जियान चांगशेंग इस राज्य को तोड़ें। इसलिए चाहे कुछ भी हो, वह नहीं चाहती थी कि दोनों बच्चे उसे देखें। होश में वापस आने से पहले वांग यूझी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ, हम जियो ए और जियो यू को इस व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते। आपने कहा कि जियो यू ने उसे देखा था। वांग यूझी घबरा गए। क्यों? क्या जियो यू जानता है कि वह कौन है? वांग यूनमेई ने अपना सिर हिलाया और इससे इनकार किया।
जियो यू नहीं जानता, लेकिन जियान चांगशेंग को पता है कि जियो यू उसका बेटा है। उसने आखिरी बार जियो यू को मेरे साथ देखा था। वह साउथ सिटी में क्यों है? क्या वह तुम्हें ढूंढ रहा है? वांग यूजी ने फिर पूछा। वांग युनमेई ने जियान यू के बारे में सोचा कि वह सिटी प्लानिंग ब्यूरो के साथ था और उसने जियान समूह के बारे में सोचा। उसने अनुमान लगाया, यह विध्वंस से संबंधित हो सकता है। वह एक रियल एस्टेट डेवलपर है। ये सुनते ही वांग यूजी की अभिव्यक्ति ठिठक गई। यदि जियान चांगशेंग की कंपनी साउथ सिटी के विध्वंस की प्रभारी थी, तो वह इस अवधि के दौरान अक्सर साउथ सिटी आ सकते थे। मैं जियो यू और जियो ए को दूर ले जाने का एक तरीका सोचूंगा। वांग यूजी ने कुछ देर सोचा और कहा। वांग युनमेई ने दर्द से अपना माथा रगड़ा और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लिविंग रूम में जियान ए वू शाओकी के साथ बातचीत कर रहा था। वांग युनमेई और वांग यूजी कटे हुए तरबूजों की 2 प्लेट लेकर बाहर आए। वे दोनों हमेशा की तरह दिखे और सभी नकारात्मक भावनाओं को छुपाया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उन्हें बुला रहे हैं, तरबूज खाओ। वांग यूजी ने चुपचाप जियाची को किनारे खींच लिया और उसे निर्देश दिया। याओ जियाची ने अपने होंठ भींचे और मासूमियत से पलकें झपकाईं। उसने बेवजह अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शब्द दिखाई दिया, क्यों? वांग यूजी के पास उसे समझाने का समय नहीं था। उसने केवल धीरे से सिर हिलाया। समझ गया। ये देखकर याओ जियाची केवल आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला सका। गर्म और उमस भरे मौसम में कटे हुए तरबूज के 3 टुकड़े खाने के बाद जियान ए को बहुत बेहतर महसूस हुआ। वह सोफे पर पीछे झुक गई और आराम से अपना पेट रगड़ने लगी। बहन, इस समय याओ जियाची सोफे पर चली गई और जियान ए की ओर देखा। जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और अपने गोरे और सुंदर भाई की ओर देखा। हाँ, क्या गलत है? याओ जियाची के होंठ हिले। इससे पहले ही उसने अचानक कहा, मैं स्टेक खाना चाहता हूँ। जियान ए हो। जियान ए सीधा बैठ गया और याओ जियाची की ओर देखने के लिए घूम गया। अब हालांकि वह अपने दिल में ताजगी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये पहली बार था जब जियाची ने उससे अनुरोध करने की पहल की थी। अतीत में वह हमेशा उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए लाती थी। जियाची ने थोड़ा सिर हिलाया। ये लगभग भोजन का समय है। विध्वंस के कारण सभी लोग साउथ सिटी लौट आए थे। तार्किक रूप से आज घर पर अद्भुत व्यंजनों से भरी मेज के साथ एक सभा होनी चाहिए। अगर इस समय किसी और ने जियान ए से स्टेक खाने के लिए कहा होता, तो जियान ए ने उन्हें अस्वीकार कर दिया होता। हालांकि यह व्यक्ति जियाची था, इसलिए ये बिल्कुल अलग था। एक भाई के साथ जटिल व्यक्ति होने के नाते वह जियाची के अनुरोध को अस्वीकार करने को कैसे सहन कर सकती थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग यूजी जियान ए को जानती थी और जानती थी कि वह जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद करती है वह जियाची है। इसलिए उसने जियाची को उसे अपने साथ ले जाने देने के बारे में सोचा। जियान ए बिना सोचे समझे सहमत हो गया। जियाची ने आगे कहा, तो चलो भाई को भी बुला लें। ठीक है। जियान ए ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिलाया। 10 मिनट बाद जियान यू स्टेक खाने के लिए जियान ए और जियाची को हाइचेंग जिले में ले आया। 2 बच्चों को जाते हुए देखकर वांग युनमेई को अंततः राहत महसूस हुई। उसने राहत की सांस ली और आराम किया। ठीक है बहन, अब वे चले गए हैं तो ठीक है। वांग यूजी ने उसे सांत्वना दी। वांग युनमेई ने सिर हिलाया। धन्यवाद। जब वांग यूजी ने ये सुना, तो वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं?
बेहतर होगा कि मैं उसे न देखूं, नहीं तो मैं उसे फावड़े से उठाकर आसमान में उठा दूंगा। बफेट। वांग युनमेई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसने वांग यूजी को अप्रसन्नता से देखा और कहा, अपनी ओर देखो। इस समय हाइचिंग जिले के चैंप्स एलिसीस में रेस्तरां के बाईं ओर का स्थान एक मिठाई काउंटर और एक केक डिस्प्ले कैबिनेट था। दाहिनी ओर ग्राहकों के लिए अवकाश क्षेत्र था। वहां कुछ सीटें थीं, केवल 4 छोटी सफेद गोल मेजें और कुछ उत्कृष्ट चमड़े की सीटें। खिड़की की सीट पर जी हॉक्स्यू एक हाथ से अपना गाल पकड़े हुए थी और बाहर आने जाने वाली कारों और पैदल चलने वालों को घूर रही थी। उसके सामने मेज पर आधी खाई हुई स्ट्रॉबेरी टावर और एक कप अर्ल ग्रे मिल्क चाय रखी थी। आज उसके लिए अपने कूल पंक आउटफिट को उतारना दुर्लभ था। वह नीली घुटने तक की लंबाई वाली स्कर्ट और सुंदर खुले पंजे वाले सैंडल पहने हुए। उसके हल्के घुंघराले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उनके कोमल और आकर्षक चेहरे ने जीवंतता को उनकी उम्र के अनुसार अद्वितीय बनाए रखा, लेकिन उनकी समग्र उपस्थिति ने उनकी सुंदरता और शांति को उनकी उम्र से कहीं अधिक कर दिया। ये कहा जा सकता है कि इस समय उसका पहनावा उसके पहले के तेजतर्रार स्वरूप से बिल्कुल अलग था, और वह बिल्कुल एक अलग व्यक्ति की तरह थी। हालांकि इस समय जी हॉक्सू चिंतित और उदासीन दिख रहे थे। उसके हाथ में धातु का कांटा उठा और अवचेतन रूप से गिर गया, जिससे चीनी मिट्टी की प्लेट पर स्ट्रॉबेरी टावर छेद से भरी प्लेट में बदल गया। उसके सामने एक हटे कट्टे अंकल ताओ बैठे थे। उसका मोटा शरीर छोटी सी चमड़े की सीट में समा गया था, जिससे वह एक विशाल बदमाश बाबी जैसा दिखता था। उसके सामने एक अछूता गुलाबी वन केक और एक कप अमेरिकनो था। अंकल ताओ को मिठाइयाँ पसंद नहीं थीं, लेकिन उन्हें लगा कि इस तरह वहां बैठना दुकान के मालिक के संसाधनों का बिना कुछ लिए फायदा उठाना होगा। मानवीय कारणों से वह मिस हॉक्स्यू को उसके लिए केक का एक टुकड़ा ऑर्डर करने देने के लिए सहमत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह गुलाबी केक होगा, जिसके कारण वह पीछे हट गया और उसे समझ नहीं आया कि इसे कैसे खाया जाए। पिछली बार की घटना के दौरान जी हॉक्स्यू का माथा घायल हो गया था। हालांकि पपड़ी झड़ गई थी, फिर भी कुछ सफेद धब्बे थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे। उन्हें थोड़ा ढकने के लिए उसने केवल अपने फ्रिंज का इस्तेमाल किया। पिछली घटना के बाद वह अस्थायी रूप से अपने भाई के घर पर रुकी थी, क्योंकि वह अक्सर दिन में घर पर नहीं होता था। वहां केवल उसके दादाजी अंकल ताओ द्वारा नियुक्त ड्राइवर थे, और चूंकि उन्होंने उसके सिर को धुंध से लपेट दिया था, वह बाहर नहीं जा सकी। खाली विला निस्संदेह उसकी कल्पना को उड़ान देने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। पहले ही दिन वह उस बड़े भाई से अलग हो गई थी, वह उससे चूक गई। दूसरे दिन भी वह उस बड़े भाई से अलग थी, उसे उसकी और भी अधिक याद आने लगी। तीसरे दिन भी वह उस बड़े भाई से अलग थी, वह उसे पागलों की तरह याद करती थी। 8वें दिन भी वह उस बड़े भाई से अलग थी, वह अब भी उसे याद करती थी। धुंध हटाने के बाद जी हॉक्स्यू प्रतिदिन मिठाई की दुकान पर जाती थी, जहां उसकी मुलाकात उस बड़े भाई से होती थी। उनका मानना था कि उनका भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ है और वे फिर मिलेंगे। लगभग 2 सप्ताह हो गए थे, लेकिन उसने उस बड़े भाई को फिर कभी इस दुकान पर आते नहीं देखा। शुरुआत में वह इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह निराश होने लगी। हालांकि जब उसने उस बड़े भाई की उपस्थिति के बारे में सोचा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में ताकत भर गई हो। ऐसे में जी हॉक्सू हर दिन वहीं बैठकर इंतजार करते थे। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह लगभग पत्थर नहीं बन गई। कुछ ही दूरी पर 2 कर्मचारियों ने चुपके से देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया।
वे असहाय दिख रहे थे। गड़गड़ाहट, पेट में विरोध की लहर साफ सुनाई दे रही थी। अंकल ताओ का बूढ़ा चेहरा शर्मिंदा हो गया और उन्होंने जल्दी से अपना पेट ढक लिया। जी हॉक्सू ने उसकी ओर देखा। ये देखकर कि उसके सामने केक अछूता था, वह हल्की सी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं हूँ, क्षमा करें अंकल ताओ, लगता है आपको मीठा खाना पसंद नहीं है। अंकल ताओ मुस्कुराए। ये ठीक है मिस, मुझे भूख नहीं है। आपका पेट पहले से ही गुर्रा रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको भूख नहीं है। जी हॉक्स्यू ने अपना बैग उठाते हुए कहा, चलो चलें, दोपहर हो चुकी है। चलो स्टेक के लिए किंग के पास चलें। जब उन्होंने स्टेक के बारे में सुना, अंकल ताओ ने तुरंत सिर हिलाया। जियान ए को अभी भी याद है कि पिछली बार उसने यिघोंग के पास जियाची के साथ जो स्टेक हाउस खाया था वह बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि क्योंकि वह अपनी पहली यात्रा पर जी हाओयू से मिली थी, उस स्टेक हाउस ने उसके दिल पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ दी थी। इसलिए जियान ए ने एक स्टेक रेस्तरां चुना जिसे लिंग यी ने उसके लिए अनुशंसित किया था। गर्मी की छुट्टियां थीं। जब वे साउथ सिटी से हाइचिंग जिले की ओर भागे, तो संयोग से वह भोजन का समय था। हालांकि यह रेस्तरां उच्च गुणवत्ता का था, फिर भी इसमें भीड़ थी। हमें इंतजार करना होगा। जियान ए ने जियान यू और जियाची की ओर देखा और असहाय होकर अपने होंठ भींच लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हमें दूसरे रेस्तरां में जाना चाहिए? जियान यू ने उन दोनों को देखा और पूछा। ये बहुत गर्म है, मैं वास्तव में इधर उधर घूमना नहीं चाहता। आइए प्रतीक्षा करें, जियान ए ने रेस्तरां के लंबे गलियारे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये देखकर जियान यू और जियाची केवल बैठ सकते थे, अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वे बैठ पाते। एक नीली आकृति हवा की तरह उनकी ओर दौड़ी। बड़े भाई, जी हॉक्सू उत्साहित दिख रही थीं, लेकिन उनके हाथ सख्त थे। उसने केवल जियान यू को अपनी चमकदार आंखों से देखा। उसने उल्लेख किया कि इस बड़े भाई के साथ उसका भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मिठाई की दुकान पर लगभग आधे महीने तक उसका इंतजार करने के बाद उसने किसी यादृच्छिक स्टेक रेस्तरां में उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। सचमुच, प्रेम का अनुसरण करो और वह भाग जाएगा। प्रेम से भागो और वह पीछा करेगा। क्या ये स्वर्ग की व्यवस्था हो सकती है? हालांकि जी हॉक्सू का सामना करना, जो अपने आज्ञाकारी और मधुर पहनावे के साथ अचानक बाहर निकल गई। जियान यू एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। उसने अपने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह के साथ केवल जी हॉक्स्यू की ओर देखा। जियान ए और जियाची एक ही थे। उन्होंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। लड़की की उत्साहित अभिव्यक्ति को देखकर यह स्पष्ट था कि वह जियान यू के चेहरे को घूर रही थी। जियान ए ने उन दोनों को अजीब तरह से देखा। वह अपने भाई को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उसके आसपास बहुत कम दोस्त थे। विपरीत लिंग के लोगों की तो बात ही छोड़ दें। जियान ए को याद आया कि उसके भाई को कुछ समय पहले प्यार हो गया था, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि उसने उस पूर्व प्रेमिका को कभी नहीं देखा था जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी। उसे लगा कि यह वही प्यारी लड़की नहीं होनी चाहिए जो लगभग उसकी ही उम्र की हो। ठीक है, उसका भाई ऐसा पागलपन भरा काम नहीं कर सकता। ये तुम हो। ऐसा लग रहा था मानो एक सदी बीत गई हो। जैसे ही जी हॉक्सू ने सोचा कि यह बड़ा भाई उसके बारे में भूल गया है, जियान यू ने अचानक उसका चेहरा पहचान लिया। उसने पागलपन से सिर हिलाया। यह मैं हूँ, बड़े भाई, तुम्हें मेरी याद है? जियान यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। आपने पिछली बार से अलग कपड़े पहने हैं। मैं ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर सका।
उसके होठों पर अनजाने में आए मुस्कुराहट ने जी हॉक्स्यू को चमकदार रोशनी की तरह तुरंत अंधा कर दिया। ये था उसकी पूरी दुनिया में चमकदार और गुलाबी बुलबुले तैर रहे थे। अरे बाप रे, कितना सुंदर और मर्दाना। जब वह मुस्कुराता था तो बहुत गर्मजोशी महसूस होती थी। ये कैसा लड़का था। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसे आदर्श बड़े भाई के योग्य नहीं था। एक सीधे सादे व्यक्ति के रूप में जियान यू स्वाभाविक रूप से जी हॉक्सू की जलती हुई निगाहों को महसूस नहीं कर सका। वह बस पलटा और अपनी संदिग्ध बहन को समझाया, यही वह लड़की है जो पिछली बार एक चोर से मिली थी जब मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का केक खरीदा था। जियान ए प्रबुद्ध था। जियान ए को ये पता था और इस वजह से उसका भाई घायल हो गया था। सबसे हास्यास्पद बात ये थी कि उन्होंने गलत केक ले लिया था। आप बहन जियो ए हैं। ठीक है। जियान यू के शब्दों को सुनकर जी हॉक्सू ने एक सेकंड में जियान ए की पहचान का अनुमान लगाया। जियान ए ने अपने सामने लड़की की ओर देखा। वह उसकी उम्र की लग रही थी। उसने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और असाधारण रूप से शुद्ध और प्यारी लग रही थी। उनका रूप भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि कोई भी सीधे उनमें देख सकता था। वे एक झील की तरह थे जो रात के खामोश आसमान के नीचे लहरें उठा रही थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थीं जिन्होंने पहली छाप और आत्मीयता पर जोर दिया। ये लड़की घृणित नहीं थी। जियान ए ने सिर हिलाया और उसका स्वर नर्म हो गया। आप मुझे जानते हैं? जी हॉक्स्यू ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें झपकाईं। क्योंकि मैंने गलत जन्मदिन का केक ले लिया था। केक पर आपका नाम लिखा था। जियान ए अचानक मुस्कुराया। मैं लगभग भूल ही गया था। मुझे लगता है कि मेरा भी जन्मदिन आपके भाई के समान ही है। हाँ, ऐसा लगता है कि जी हॉक्सू को उसके और जियान यू के बीच के विषय को खोलने की कुंजी मिल गई है। उसने टिप को जियान ए पर लक्षित किया और तुरंत कहा, मैं बिग ब्रदर के साथ बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भाग्य मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही होगा। आपका जन्मदिन भी उनके जैसा ही है और आपने भी उसी केक की दुकान पर केक का ऑर्डर दिया। अंत में आपने एक दूसरे का केक भी ले लिया। कितना अद्भुत है। जियान ने मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि यह लड़की बहुत अद्भुत है। क्या आप किसी टेबल का इंतजार कर रहे हैं? जी हॉक्स्यू ने उनकी ओर देखा और पूछा। जियान यू ने सिर हिलाया। हम अभी आए हैं। वेटर ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने को कहा। जब जी हॉक्स्यू ने ये सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि एक अवसर आ गया है। उसे इसे पकड़ लेना चाहिए। हम एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? जी हॉक्स्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें आमंत्रित किया। जियान यू स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष अचानक उन्हें आमंत्रित करेगा। आखिरकार वे केवल एक बार ही मिले थे। बिना किसी कारण के भोजन के लिए एक साथ बैठना थोड़ा अस्वाभाविक था। हालांकि जी हॉक्स्यू के मासूम चेहरे का सामना करते हुए कोई भी उसे अस्वीकार करने को सहन नहीं कर सका। जैसे ही वह सोच रहा था कि इसे कैसे कहा जाए, जी हॉक्स्यू ने कहा, बड़े भाई ने पिछली बार मेरी मदद की थी, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि मैं आपके साथ अस्पताल जाऊं। आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं आपके कपड़ों और चिकित्सा शुल्क की भरपाई करूं। ये भाग्य है कि हम इस बार मिले। मुझे आपका इलाज करना चाहिए। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जियान यू बेबसी से मुस्कुराया और समझाने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही किसी और ने उस घटना का सामना किया हो, फिर भी अगर मैंने इसे देखा तो मैं उनकी मदद करूंगा। जियान यू के शब्दों ने उसे निराश नहीं किया। इसके बजाय जी हॉक्सू ने सोचा, बड़े भाई, आप धर्मी हैं। बेशक
आप अकेले मेरे लिए अन्याय नहीं देख सकते। लेकिन मैंने किया। जी हॉक्स्यू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत धैर्यवान लग रही थी। उसके विचार तेजी से बढ़ रहे थे। वह जानती थी कि जियान यू की रक्षा को तोड़ना आसान नहीं था। उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, बहन जियो है, चलो एक साथ खाना खाते हैं, अन्यथा आपको लंबे समय तक इंतजार करना होगा। जियान ने अभी अभी जी हॉक्स्यू को घूर रहा था। उसकी आंखों में भावुक और उम्मीद भरी निगाहों ने जियान ए को अस्पष्ट रूप से कुछ महसूस कराया। ठीक है, जियान ए सहमत हुए। जियान यू ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कीं और अपनी बहन की ओर देखा। क्या चल रहा था? जियान ए शांति से मुस्कुराया। चूंकि उसने हमें इस तरह आमंत्रित किया है, इसलिए मना करना ठीक नहीं है ना? जैसे कि उन्हें डर हो कि वे अपने शब्दों से पीछे हट जाएंगे। इससे पहले कि जियान यू कुछ कह सके, जी हॉक्सू ने जियान ए की बाँह पकड़ ली और रेस्तरां में चले गए। हमारी सीटें अंदर हैं। सौभाग्य से वेटर ने हमें एक बड़ी मेज दी। वहाँ 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। याओ, जियाची ने भावशून्यतापूर्वक उसका अनुसरण किया। जियान यू काफी देर तक वहीं अचंभित खड़ा रहा। फिर उसने असहाय होकर आह भरी और उनका पीछा किया। अंकल ताऊ सोफे पर बैठे थे। जब उसने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि उसकी मिस उसकी उम्र की एक नाजुक लड़की के साथ चल रही थी। उसके पीछे था। क्या चल रहा था? मिस बाथरूम में क्यों गई और उस बड़े भाई को क्यों पाया जिसके बारे में वह बात कर रही थी? अंकल ताऊ। जी हॉक्सू ने प्रसन्न भाव से हैरान अंकल ताऊ की ओर देखा और कहा, ये जियो ए है। यह उसका जन्मदिन का केक था जो आपने गलती से ले लिया। अंकल ताऊ अवाक थे। यह अंकल ताऊ हैं। जी हॉक्सू ने उसे जियान ए और बाकी लोगों से मिलवाया। लेकिन उसने जानबूझकर यह नहीं बताया कि अंकल ताऊ उसके ड्राइवर थे। सीटें काफी बड़ी थीं और जब वे पांचों बैठे तो भीड़ नहीं थी। जी हॉक्स्यू ने एक सामान्य छोटी परी की तरह दिखने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसकी आंखें पहले से ही एक परिपक्व जोड़ी थीं। उसके अपने विचार थे और वह जियान यू को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। ऑर्डर देने के बाद उनमें से कुछ लोग लापरवाही से बातचीत करने लगे। जी हॉक्स्यू माहौल को जीवंत बनाने में असाधारण रूप से अच्छे थे। इसलिए अजीबता का कोई मुद्दा नहीं था। उनकी बातचीत के माध्यम से जियान यू को पता चला कि यह लड़की अभी अभी विदेश से लौटी है।